ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है ये बेसिकली हम जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 या जो भी रिवॉल्ट पढ़ने वाला है, जो भी अपराइजिंग हुई थी, रिवॉल्ट या अपराइजिंग 1857 से पहले, 1857 के बाद और 1857 वाली, मैं टोटल तीन चीज हम पढ़ने वाले हैं। एक तो 1857 का रिवॉल्ट तो है ही है, बट इससे पहले भी कुछ रिवॉल्ट हुए थे और इसके बाद में भी कुछ रिवॉल्ट हुए थे, रिवॉल्ट अपराइजिंग वगैरह। तो उन सब का बैकग्राउंड क्या था, मतलब ये कैसे तैयार हुआ कि इंडियंस रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिए। तो कहीं ना कहीं तो बैकग्राउंड रहा होगा ना इस पूरे ड्यूरेशन में, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो वही चीज हमको समझनी है कि ऐसा क्या हुआ कि राइज एंड ग्रोथ ऑफ द नेशनल कॉन्सेक्स, क्या बोलते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं भाई इसको, तो इसको बोलता है कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये अजीब तरीके वर्ड है, ठीक है, मैंने बोल दिया। तो इसके बारे में बात करना है कि ये कैसे बैकग्राउंड तैयार हुआ। अब आप बोलो सर ये क्या, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलूंगा इसमें प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है, कुछ लिमिटेड पॉइंट है जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको मेंस का क्वेश्चन दिखाऊं, तो पहले एक बार मेंस के क्वेश्चन देख लो, फिर आप समझ जाओगे कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। जैसे जो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लो, इस तरह का क्वेश्चन मेंस में आ जाए तो हम अटक सकते हैं। क्या है, रीडिस्कवरी ऑफ द इंडियाज पास्ट वाज ए मिक्स्ड ब्लेसिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट, इसको एग्जामिन करना है, पहली चीज। दूसरा, इन व्हाट वे वाज इंडियन नेशनलिज्म इज द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट, व्हाट वाज द इंडियन रिस्पांस टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द रोल ऑफ द इंडियन इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस जो था, ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्सेप्ट में, रोल ऑफ इंडियन रिनेसांस, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनल। तो ये जो क्वेश्चंस है, अब इस तरह के क्वेश्चन मेंस में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये सीखने के लिए, ये करने के लिए बड़ा जरूरी है कि चैप्टर को बहुत तसल्ली से पढ़े, प्यार से पढ़े, तो मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, प्रीलिम्स में भी कुछ पॉइंट आएंगे। पहला, तो स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल चेंजेस रिजल्टिंग इन द ऑपरेशन ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन पीपल। इट आल्सो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है, मैं आपको बता दूं मैं क्यों पढ़ रहा हूं, पूरा सेंटेंस आपके सामने मैं फीलिंग बता देता हूं कि ये बोला जाएगा जब ब्रिटिश इंडिया के अंदर है तो उन्होंने ना सिर्फ पॉलिटिकली चीजें चेंज करी कि सत्ता हथियाली, उसके अलावा इकोनॉमी चेंज करे। इकोनॉमी चेंज कैसे करे कि उन्होंने क्या करा, अपने रायतवाड़ी सिस्टम हो गया, महलबारी सिस्टम हो गया, परमानेंट सेटलमेंट हो गया, ये लाए। प्लस इन्होंने जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस थी उनकी मदद से इन्होंने इकोनॉमिक चेंजेस करे। ठीक है, उसके अलावा जो इक्वल क्या बोलते हैं, रेलवे का डेवलपमेंट भी उस ड्यूरेशन में हुआ, तो वहां से भी इनको मदद मिली इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली स्ट्रांग होने के लिए। साथ में सोशल चेंजेस किए, सती प्रथा को अबोलिश करना हो गया, ठीक है, विडो रीमैरिज हो गया। ठीक है, ये इस तरह की जो ये जो चेंजेस थे, कहीं ना कहीं ये चेंजेस इंडियंस के लिए भाई, ठीक है, कुछ अच्छे भी थे कुछ बेकार भी थे, लेकिन वो जो इंडियंस है, इंडियन को धीरे धीरे उन्होंने इकट्ठा करना स्टार्ट, एक साथ नहीं होगा, एक साथ धीरे धीरे चीज बिल्डअप होगी, एक दो तीन चार करते करते कि बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो जाएगा तो चीज हो जाएगी। लिखा हुआ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, एजुकेशन, पोस्ट, टेलीग्राफ वगैरह वगैरह। तो ये सारा कहीं ना कहीं बैकग्राउंड तैयार कर रहा है नेशनल कॉन्सेंस डेवलप करने के लिए थ्रू द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। मतलब देखो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव था जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का, उसका पर्पस ये था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बना हुआ है, जो बनाया गया था, कौन सा, सिविल सर्विसेज वाला, कि आईएएस वाला, जो कलेक्टर वाला था, कि कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, तो उनके नीचे जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को रन करने के लिए पूरा सिस्टम बनाया गया कि कैसे हम पैसे कलेक्ट करेंगे। मेन मकसद तो उनका ये था कि पैसे कलेक्ट करके लास्ट ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचाना, वहां से ब्रिटिश पार्लियामेंट तक हो जाएगा। तो जो बनाया गया था एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का काम से इतना ही था कि कलेक्शन का, मेन ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली रन करना। लेकिन ये जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया, यही बाद में इसने एक फेवरेबल कंडीशन पैदा करी राइज एंड ग्रोथ ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। मैं हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ सिविल सर्विस के बारे में कि किस तरह से सिविल सर्विस बाद में इंडियंस को ट्रांसफर हुई, और वही बाद में जो इंडियन सिविल सर्विसेज के जो थे वही बाद में नेशनल कॉन्सेंसस के जो डेवलपमेंट के पीछे बहुत बड़ा रोल उन्होंने प्ले करा। हेंस इंडियन नेशनलिज्म, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप मेंस में जरूर कोट करेंगे, ये वाली लाइन, अगर आपको मेंस में क्वेश्चन लिखने को आता है। हेंस इंडियन नेशनलिज्म ग्रू पार्शियली एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड पार्शियली एज अ रिएक्शन टू इट। तो उन्होंने जो कॉलोनियल रूल था, एक तो उसका रीजन था, और दूसरा क्या था कि उसके लिए जो हमारा रिएक्शन निकल के आया, अपना रूल को जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चल रहा है, बट उनका जो होता ना कि आप कोई जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक, एक्शन रिएक्शन, तो उनका जो एक्शन था उसके एक तो एक्शन की वजह से हो रहा है, और उसके बदले में जो हमारा रिएक्शन हो रहा है उसकी वजह से। तो ये पूरा जो नेशनल कॉन्सेंसस डेवलप हो रहा है, इंडियन नेशनलिज्म, ये दोनों का मिक्स था, ब्रिटिशर्स का भी रोल था, इंडियंस खुद का भी था, जो हमारा रिएक्शन उनकी पॉलिसीज के खिलाफ था वो। तो ये लाइन आप जरूर कोट करेगा, और इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो इकोनॉमिक पॉलिसीज की मदद से, पॉलिटिकल जो इनकी सिचुएशन थी, जिस तरह से ये कंटिन्यूस अनेक्सेशन करते जा रहे थे जिसकी जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी, अब ये आता है कि मेन क्या क्या फैक्टर थे। तो पहला तो वही है इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, वही कि जिस तरह की उन्होंने पॉलिसीज हुई, इकोनॉमिक पॉलिसी हो गई या पॉलिटिकल अनेक्सेशन हो गया, जैसे अवध का बेमतलब में अनेक्सेशन कर लिया, तो बाद में 1857 के रिवॉल्ट के लिए बहुत बड़ा कारण रहेगा। सिंध का अनेक्सेशन कर लिया जबकि जरूरत नहीं थी, ठीक है, पंजाब का अनेक्सेशन कर लिया जबकि पंजाब के लॉयल थे इनके साथ में। तो ये जो चीज थी ब्रिटिश रूल की, ये एक इम्पैक्ट रहा पॉलिटिकली। इकोनॉमिकली बात करते हैं तो उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जिसमें रायतवाड़ी सिस्टम हो गया, बीच में उन्होंने मनी लेंडर ला दिए, जमींदार ला दिए, और उससे क्या हुआ, पीजेंट का बहुत ज्यादा एक्सप्लोटेशन होने स्टार्ट हो गया। तो ये भी एक रीजन रहा।
तो ये सब पॉइंट हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंपैक्ट ऑफ द कंटेम्पररी यूरोपियन मूवमेंट, साथ में कुछ और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जैसे आयरिश हो गया, ठीक है, आयरलैंड हो गया, वहां पर भी रिवॉल्यूशन चला रहा कि हमें आजादी चाहिए ब्रिटेन से या जो भी दूसरी पावर है उनसे। तो उसका इंपैक्ट भी हुआ कि इंडियन को समझ में आ गया कि बहुत आसानी, मतलब थोड़ा मेहनत तो लगेगी, बहुत आसान नहीं है, लेकिन हाँ जब वहां आजादी मिल सकती है तो हमको भी मिल सकती है। तो एक ये भी चीज होगी। फिर लॉर्ड लिटन की रिएक्शन पॉलिसी ये बताऊंगा। इन भाई साहब ने कुछ जो सिविल सर्विसेज थे उसकी एज कम कर दिया, प्लस जब यहाँ फेमिन चल रहा हुआ इंडिया में तो ये भाई साहब पार्टी कर रहे हैं। तो इस तरह से कुछ जो इसकी पॉलिसीज थी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया, आर्म्स एक्ट हो गया, हथियार रखने के लिए मना कर दिया, हथियार नहीं रख सकते इंडियंस, प्रेस में वो जो भी छापोगे परमिशन लेनी पड़ेगी, वो बहुत सारी चीज इसने ऐसे करी जो कहीं ना कहीं एक बेस तैयार करता गया। एंड चौथा, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी या व्हाइट म्यूटनी। इसमें क्या हुआ, इसमें इल्बर्ट ने बोल दिया कि अगर कोई यूरोपियन सब्जेक्ट है तो उसको भी इंडियन जज ट्राई कर सकता है। मतलब अगर मैं मान ली कोई इंडियन जज है तो पहले तो कहता है इंडियन जज इंडियन को ही देखेगा, किसी यूरोपियन को नहीं सुन सकता अगर यूरोपियन क्रिमिनल आ गया। लेकिन अब क्या कर दिया इस इल्बर्ट बिल ने कि कोई अगर यूरोपियन बंदा भी है उसको भी इंडियन सुन सकता है। तो उसके चक्कर में क्या हुआ, सारे यूरोपियन एक साथ इकट्ठा हो गए और उन्होंने बोला कि नहीं ये तो गलत चीज है, हमें तो अलग चाहिए, हमें तो नहीं चाहिए इंडियंस के अंदर। तो बाद में इन्होंने उसको चेंज करा और चेंज करके बोला कि जब भी कोई इंडियन किसी यूरोपियन को सुनेगा तो एक जूरी बनेगी, उस जूरी में 50% मेंबर किसके होंगे, इंग्लिश होंगे। ठीक है। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ये थी क्योंकि भाई उन्होंने बोला कि हमें तो नहीं चाहिए, 50% जूरी बना देगी, 50% जूरी में वो मतलब 50 जूरी जो होगी, टोटल जूरी मतलब कौन सा हो जाता है, वो जो अक्षय कुमार की मूवी आई थी जिसके अंदर वो कैप्टन नेवी का कैप्टन बना था रुस्तम। तो उसमें वो देखा जूरी वाला जो सिस्टम था, तो जूरी बाहर से बैठ के जो फैसला करेगी वो जज को मानना पड़ेगा। तो उस जूरी के अंदर 50% यूरोपियन होंगे जब भी अगर कोई इंडियन किसी यूरोपियन सब्जेक्ट को देखेगा तो ये जो कंट्रोवर्सी हुई ये इसको बोलता है व्हाइट म्यूटनी, क्योंकि अंग्रेजों ने करी। अंग्रेज आगे नहीं, हमें तो इंडियन से नहीं सुना, तो इस तरह की ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। तो ये जो चीज थी ये कहीं ना कहीं एक नेशनल, एक जो था नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप कर दी। क्यों? क्योंकि इस बात ने क्या समझा दिया कि अंग्रेज और इंडियन बराबर नहीं है। उनको पहले जो कुछ हमारे इंटेलिजेंस जो पढ़े लिखे लोग थे उनको लग रहा था कि हम अंग्रेजों के बराबर है, अंग्रेज तो बिल्कुल लॉयल है और अंग्रेज तो बिल्कुल सही है, ये अच्छी चीज करते हैं। बाद में समझ में आ गया कि अंग्रेज जहां इनका खुद का मतलब आता है ये पहले अपने आप को देखते हैं। तो एक ये चीज होगी। दूसरी चीज, इस इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी ने एक चीज और दिखा दी कि अगर आप एकजुट होके किसी चीज के खिलाफ पीसफुली पीसफुली अगर रिवोल्ट करते हो, पीसफुली अपने अग्रेशन मतलब बिना किसी हथियार वगैरह के पीसफुली आप गवर्नमेंट पॉलिसीज को विरोध करते हो तो वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होती है। ये चीज यहां से पता चल गई व्हाइट म्यूटनी से। देखिए तो कई सारी चीजें, ये मेन तो आपको चार चीज याद रखनी है। इन्हीं चार चीज के बेसिस के ऊपर एक नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में नेशनलिज्म नाम की चीज नहीं थी। मतलब इंडिया के अंदर ये बोलते ना कि इंडिया वाली बात ही नहीं थी। इंडिया वाली बात ही कब हुई? ब्रिटिशर्स के आने के बाद। ये बात सैफ अली खान ने अपनी मूवी आई थी अभी एक संभाजी कौन सी थी, एक आई थी अजय अजय देवगन से, तो वहां सैफ अली खान ने बोल दी कि ये चीज था ही नहीं। और ये बात बिल्कुल सही है, या आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, मैं आपको क्वेश्चन भी करा दूंगा यूपीएससी का। ब्रिटिशर्स के आने से पहले नेशनलिज्म था ही नहीं, इंडिया में इंडियन था ही नहीं, सब अपने अपने राज्यों के अंदर खुश थे, मराठा अपनी तरफ, राजपूत अपनी तरफ, अवध अपनी तरफ। तो इंडिया वाली फीलिंग ये डेवलप कब हुई? ये आने के बाद। और इन्होंने कैसे करा? इन्होंने पूरे इंडिया को एक कर दिया। कुछ चीज गलत करी बट कुछ चीज फायदा भी हुआ। पॉलिटिकली कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग अपने आप को एक समझने लगे क्योंकि सब एक ही लॉ फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एक ही इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही है, मतलब काफी हद तक एक इकोनॉमिक पॉलिसी सेम थी, प्लस सेम रेलवे का टिकट खरीद रहे हैं, उसमें सब लोग साथ ट्रेवल कर रहे हैं। तो जो इंडियनिज्म जो एक वाली फीलिंग थी वो ब्रिटिशर्स के आने के बाद हुई, उससे पहले नहीं था। उससे पहले सब अपने आप को अलग अलग समझते थे। प्लस एक जो बहुत बड़ी चीज यहाँ पे हुई कि कॉमन लैंग्वेज उन्होंने दे दी पूरे इंडिया को, इंग्लिश। जिसको कोई अगर साउथ में तमिल भी बोल रहा है तो थोड़ा बहुत एजुकेटेड है तो वो इंग्लिश बात कर सकता है। इंडियन यहाँ पे कोई पंजाबी बात करता है तो उसको वो पढ़ा लिखा है तो वो भी इंग्लिश में। तो कॉमन लैंग्वेज होने के बाद वजह से, और ये जो चीजें मैंने आपको बाकी रीजन बताया, इन सब की वजह से नेशनलिज्म वाली फीलिंग डेवलप हुई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोबारा बोल रहा हूँ, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया नाम की कोई चीज नहीं थी, नेशनल नाम की कोई फीलिंग नहीं थी, वो डेवलप हुई ब्रिटिशर्स के आने के बाद। जैसे मैं यूपीएससी क्वेश्चन करता हूँ, आपको समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक क्वेश्चन देखिए, कई लोग मेरे को बातों बोलोगे ऐसा थोड़ी था, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा था पहले से। अरे नहीं था भाई, बोल रहा हूँ नहीं था। देखो ये क्वेश्चन देखो, ये यूपीएससी से प्रीलिम्स का क्वेश्चन, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन है। द अर्ली पॉपुलर अपराइजिंग मे बी टर्म एज अ बिगिनिंग ऑफ द नेशनल कॉन्सिक्वेंस इन इंडिया सिंस दे वर नेशनल। मतलब अर्ली का मतलब कौन सा? 1957 से पहले वाली। तो 1957 से पहले वाली जो भी अपराइजिंग थी वो नेशनल फीलिंग डेवलप कर रही थी इंडिया में। ये एक स्टेटमेंट तो ये बोल रहा है। दूसरा बोला है मिडिल क्लास कॉन्सिक्वेंस, ये तो क्या छोड़ो, मुझे सिर्फ ये स्टेटमेंट आई। देखिए इंडिया में इंडियन वाली फीलिंग कब आई? 1857 के रिवोल्ट के बाद। 1857 के रिवोल्ट के बाद में जितने भी रिवोल्ट हुए उन्होंने कहीं ना कहीं नेशनल फीलिंग डेवलप करना स्टार्ट किया। इवन 1857 के रिवोल्ट ने भी नेशनल फीलिंग डेवलप करी, काफी हद तक इंडिया को एकजुट कर दिया। लेकिन उससे पहले की जितनी अपराइजिंग थी वो सिर्फ रीजन वाइज थी। मुंडा, कोल, नागपुर में होगी, छोटा नागपुर, प्लेटू में, अपने अपने रीजन वाइज, मतलब छोटे इलाके में, उसमें नेशनल वाली फीलिंग कहीं भी नहीं थी। तो ये पॉइंट यहां से गलत हो गया। प्लस एक आइए ये क्वेश्चन देखिए, नेशनल कॉन्सेप्ट जो भी बताया मैंने आपको, इंडिया वाली फीलिंग
in India was not a new phenomena as India as a nation has already always exist. तो ये क्वेश्चन दे दिया कि ये कोई नया फिनोमिना नहीं था। दूसरा क्या बोला है, नेशनल कॉन्सेंस इन इंडिया ग्रू एज ए रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। तो आप मुझे बताएं दोनों में कौन सा सही है, दोनों सही है, बताओ, कमेंट बताओ, जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर है सिर्फ सेकंड वाला, ये वाला। ये तो पूरी तरह से गलत है। आप चाहो तो इसके आंसर भी चेक कर सकते हो, सेकंड का बी, टू का बी। टू का बी का मतलब क्या है, टू ओनली, सिर्फ यही है, क्योंकि नेशनल कॉन्सेंस जो था इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स के आने से पहले नहीं था, वो इनके आने के बाद ही डेवलप हुआ है। उसके भी मैंने आपको रीजंस बता दिए। इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जिसने पूरे इंडिया को एक करा, रेलवे जिसने पूरे इंडिया को एक कर दिया, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश जिसने पूरे इंडिया को एक कर दिया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये कई लोग डिबेट हो सकते हैं, कोई थोड़ा सा ज्यादा होता है ना कि अंधभक्त टाइप के लोग, तो वो आगे भिड़ जाएंगे कि भैया ये वीडियो देख के ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, ऐसे थोड़ी था, उससे पहले ही था। तो उनके दिमाग में गोबर पड़ा होता है, उनकी मुझे टेंशन भी नहीं है वो क्या सोचते हैं, क्योंकि हम बात करें इंसानों की, जानवरों की नहीं कर रहे। चलो आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट आता है इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। अब इन चारों पॉइंटों को हमको पढ़ना, बात है डिटेल से। इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, इंपैक्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी यूरोपियन मूवमेंट, लॉ डिटेल, एक एक करके चारों को डिटेल से देखते हैं। तो पहला आता है इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का इंपैक्ट क्या हुआ जिसकी वजह से नेशनल कॉन्साइंस जो है डेवलप हुआ, नेशनल कॉन्शियसनेस, ठीक है। चलो देखते हैं क्या हुआ। तो इसमें यही था कि जो ब्रिटिशर रूल था वो सबको पसंद, मतलब सिर्फ जमींदार, लैंडलॉर्ड और प्रिंसेस, इनको छोड़ के सब ने इसका अपोज करा। क्यों? क्योंकि जमींदार को क्रिएट किसने करा था, यही ब्रिटिशर्स की पैदावार है। लैंडलॉर्ड ब्रिटिशर्स की पैदावार है। याद कर लो रायतवाड़ी सिस्टम, उससे पहले परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम याद कर लो, या वॉरेन हास्टिंग का पंचशाला बंदोबस्त याद कर लो। तो ये तो ब्रिटिशर्स की तो पैदावार, ब्रिटिशर्स के भरोसे ही है। प्लस प्रिंसेस, कौन से प्रिंसेस, वो प्रिंसेस जो सब्सिडी अलायंस सिस्टम साइन कर चुके हैं, किसी ना किसी तरह ब्रिटिशर्स के अंडर में काम कर रहे हैं। तो इनको पता पैट्रोनेज ब्रिटिशर्स का वैसे ही मौजूद है, तो ये तो ब्रिटिशर्स को ही सपोर्ट करेंगे, उनके खिलाफ थोड़ी जाएंगे। तो इनको छोड़ के बाकी सब इनके खिलाफ चले गए। सबके अंदर कहीं ना कहीं नेशनल वाली फीलिंग इवोक हो गई थी। जैसे पीजेंट था, अब पीजेंट क्यों विरोध करेंगे, क्योंकि हाई टैक्स देना पड़ रहा है। जमींदार, मनी लेंडर, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो इनको बुरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो पीजेंट तो इसलिए आएंगे। अच्छा, आर्टिशियंस क्यों आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ट्रेड प्रैक्टिस थी वो इतनी ज्यादा अनफेयर थी कि इक्वल प्रैक्टिस, क्योंकि वहां से आ रहा है मशीन मेड गुड्स और यहाँ पे इनका देख लीजिए इंडियन का हैंडमेड गुड्स, तो कंपटीशन नहीं हो रहा, वो चीप सस्ता होता था। प्लस हमारे माल बाहर जा रहे हैं, उसके ऊपर हैवी टैक्स लगा रहे हैं, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा। तो इस तरह आर्टिशियन खत्म कर दिया, इंडस्ट्री खत्म कर दी। इन आर्टिशियन को मजबूरी में बाजार क्या बनना पड़ा, किसान बनना पड़ा, या इनकी इंडस्ट्री में काम करना पड़ा, जो ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्री थी उसमें वर्कर्स से उनके लिए जो लिविंग कंडीशन थी बहुत ज्यादा पुअर थी। याद करो मैंने बताया था कि जो ऊन का काम करते थे उनको मजबूरी में अंगूठे काटने पड़ गए, क्योंकि इतनी बुरी तरह उनको 16-16, 18-18 घंटे काम लिया जा रहा था। ये बता इकोनॉमी के पॉलिसी में डिस्कस हो चुका पहले। साथ में एक एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो एजुकेटेड मिडिल क्लास इनिशियली तो इनको लगा कि ये ब्रिटिशर्स ही हैं इंडिया के अंदर। अभी भी अगर कई लोग, अगर आप बात करोगे ना, तो कई लोगों को मानना ये भी है अभी कि ब्रिटिशर्स की वजह से, मतलब एजुकेटेड लोग थे, फायदा हुआ। फायदा डेफिनेटली हुआ। कुछ जो सती हो गया या कुछ जो सोशल इविल्स जो उस समय प्रिवलेंट थी वो दूर हुई, एक अच्छी चीज है। लेकिन इनके जो गलत फहमी थी ना कि ब्रिटिशर्स इंडिया को इक्वल कर देंगे, ये कर देंगे, ये दूर हो गया 1857 के रिवॉल्ट के बाद। 1857 के रिवॉल्ट के बाद इनको सारी सच्चाई समझ में आ गई। कुछ हद तक तो इसके बाद भी आ गई थी, एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के बाद में भी बताया था मैंने, इनको समझ में आया अंग्रेज अपने आपको इंडियंस के बराबर नहीं करते। फिर भी बाद में इनको ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल समझ में आ गया, और बाद में यही एजुकेटेड मिडिल क्लास। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, एजुकेटेड मिडिल क्लास क्या जरूरत थी ब्रिटिशर्स को एजुकेटेड मिडिल क्लास बनाने की, बताओ जरा कमेंट में, क्या जरूरत थी। देखो, एजुकेटेड मिडिल क्लास के वैसे तो कई सारी चीज थी, बट जो मेन चीजें मैं आपको बता देता हूँ। पहला, अगर बंदा एजुकेटेड होगा तो धोती कुर्ता तो नहीं पहनेगा तो फिर हमारे वेस्टर्न कपड़े, तो इनके माल आसानी से बिक जाएंगे। दूसरा, अगर यूरोपियन जो है, यूरोपियन, क्योंकि उनको अगर कलर की पोस्ट यूरोपियन को पसंद है नहीं, क्योंकि उस पर जो है तो बहुत छोटी पोस्ट है और उनको सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी। इंडियंस आ जाएंगे तो सस्ते में काम हो जाएंगे, कलर की पोस्ट भर देंगे, तो दूसरा रीजन होगा। तीसरा, क्योंकि अगर पढ़ लिख जाएगा तो आसानी से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मिशनरीज के लिए बड़ा आसान रहेगा, ठीक है। चौथा, कल को कोई भी पंगा होता है ब्रिटिशर्स के बीच में और लोकल, तो उनके बीच में ये एज आ क्या होगा, बाउंड्री का काम करेगा, सुलह लाने का काम करेगा। तो ये पर्पस था इनको एजुकेट करने का, ठीक है। इसलिए एजुकेटेड मिडिल क्लास बनाई गई, एजुकेटेड क्लास तैयार करी गई। आइए अब हम बात करते हैं ये जो इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल हुए, जो हर के ऊपर देख लिया मैंने, प्रेजेंट के ऊपर क्या, आर्टिशियन के ऊपर, वर्कर के ऊपर क्या, या एजुकेटेड मिडिल क्लास के ऊपर क्या था। अब इनका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या हुए और इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस। मैं डायरेक्ट तो जो सीधा दिखता है, इनडायरेक्ट वो दिखता नहीं है। तो डायरेक्ट क्या हुआ, ब्रिटिश रूल के बारे में बात कर रहा हूं मैं, कुछ पॉजिटिव भी होंगे कुछ नेगेटिव भी होंगे, दोनों होंगे। तो डायरेक्ट क्या हुआ कि इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन हो गया। अब इसके बारे में मुझे बात करनी होती है, मैं पहले बात करके आ चुका हूँ कि जो पीजेंट्स थे उनको हैवी लैंड रेवेन्यू देना पड़ा था, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया, इंडिगो उगाओ तुम जबरदस्ती, अफीम उगा पैदा करो, मजबूरी कर दिया, गेहूं हो नहीं रहे, गेहूं नहीं हो रहा तो फेमिन आ जा रहा है,
ये पूरी बात कर चुका हूं इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर, तो दोबारा मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। आर्टिशियन इंडस्ट्रीज के लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गई, अनइक्वल कंपटीशन हो गया, ये भी बात कर चुका हूं। तो एक तो ये इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन, तो इसको तो आप इकोनॉमिक सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया, वहां से देखकर आप कर सकते हैं। फिर भी मैंने मेन पॉइंट तो लिख दिया आपको समझने के लिए, इतना भी लिख दोगे मेंस एग्जाम में तो भी काम चल जाएगा। फिर आता है यूनिफाइड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक अच्छी चीज हुई, नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरा इंडिया एक कर दिया, पुलिस जुडिशियल सिस्टम सबके लिए सेम हो गया। तो यहाँ इंडिया वाली फीलिंग डेवलप होने चालू होगी। किसके लिए किया गया? फॉर ईज ऑफ गवर्नेंस और बेटर एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्स। याद रखिएगा, दो पर्सपेक्टिव है इसके, गवर्नेंस आसान हो जाए और रिसोर्सेज का और अच्छे से एक्सप्लोइटेशन हो पाए, इसलिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जरूरी था, पुलिस जुडिशियल सिस्टम। अगर पुलिस होगी तो फायदा क्या होगा? पुलिस होगी तो कोई भी कहीं भी रिवोल्ट हो रहा है सप्रेस कर देंगे। जुडिशियल सिस्टम होगा तो किसी को भी अगर कोई मानते हो रिवोल्ट कराए और उसको ऐसे मार दोगे तो दिक्कत है, लेकिन अगर जुडिशियल सिस्टम के थ्रू उसको फांसी की सजा हो जाएगी तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो फिर लीगल हो गया चीज। तो इसलिए ये एक्सप्लोइटेशन के अंदर भी एक पार्ट आता है ये वाला। नेक्स्ट, न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, रेलवे डेवलप हो गया, नेटवर्क ऑफ रोड बन गया। रेलवे बनने से क्या हो गया कि सामान आसानी से इधर से उधर, जो भी चीज उन्होंने, मान चलो पहले क्या होता था कि चाय होगा, अब चाय को ट्रांसपोर्ट करने में इनको बहुत खर्चा आ रहा है, प्लस कुछ चीज ऐसी होगी जैसे मतलब सेव हो गया तो उसको ट्रांसपोर्टेशन में 10-10 दिन लग खराब हो जा रहा है, रेलवे आने से चीजें बड़ी जल्दी ट्रांसपोर्ट हो पा रही है, तो ये एक्सप्लोरेशन और ज्यादा हो रहा है। दूसरा क्या है, अगर कहीं पर कुछ रिवोल्ट होता तो रेलवे के थ्रू आर्मी पहुंचाई जा सकती है आसानी के साथ में, तो ये चीज पॉलिटिकली प्लस मिलिट्री और इकोनॉमिक हर तरह से फायदा हुआ न्यू ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का। इसके अलावा पोस्ट एंड टेलीग्राफ भी आ गए, तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ का फायदा ब्रिटिशर्स से ज्यादा इंडियंस को हुआ। कैसे हुआ मैं बताता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशो पॉलिटी लाइफ ऑफ द पीपल। देखिए फायदा ये होगा कि मान के चलो कोई भी चीज पहले कहीं होती थी तो वो लोगों को पता नहीं चलती थी, अब पोस्ट एंड टेलीग्राफ की मदद से मान चलो कहीं पर किसी कोई रिवोल्ट हो रहा है तो बहुत आसानी के साथ इंडिया के अंदर खबर पहुंचाई जा सकती है, हमें ये इस समय विरोध करना, आप आइए। बाद में 1857 में रिवोल्ट के बाद बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेंगे पोस्ट एंड टेलीग्राफ। प्लस हमारे जो न्यूज़पेपर डेवलप हो जाएंगे इस ड्यूरेशन में, तो न्यूज़पेपर डेवलप होने से, लिखा प्रिंटिंग प्रेस आ गया आगे, तो न्यूज़पेपर डेवलप होने से क्या होगा कि अब आप लोगों की थिंकिंग बदल सकते हो कि भाई आपको इंग्लिश को कैसे देखना है, आप उनको क्रिटिसाइज करो, लोग आपकी बात सुनेंगे, तो क्रिटिसाइज करेंगे। न्यूज़पेपर एक रोल, जैसे आज का टाइम देख लो, आज का टाइम देख लो, जो मीडिया है, हमारी मीडिया किस तरह का काम कर रहा है, ध्रुवीकरण का काम कर रहा है, पोलराइजेशन का काम कर रहा है कंप्लीटली। वो बस वही एक ही मिनट आगे बीजेपी का एजेंडा है, वो बस वो बोलता रहता है, उसी एजेंडे को फॉलो कर रहा है, राइट विंग एक्टिविस्ट की तरह काम कर रहा है मीडिया, लोगों में सिर्फ दूरी बनाने का काम है। तो ये सक्सेसफुल हो रहा है ना, काफी हद तक सक्सेसफुल हो ही रहा है। तो यही काम यहाँ पे होगा कि जो लिटरेचर आ जाएंगे, ये जो प्रिंटिंग प्रेस आ जाएगी, ये लोगों की थिंकिंग बदल देंगे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बाद में यही चीज बड़ी दिक्कत क्रिएट करेगी, इसीलिए वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आएंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब होता है जो लोकल लैंग्वेज में अखबार निकलते हैं उनके ऊपर जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो काफी हद तक ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज का जो विरोध कर रहे थे और वो ब्रिटिशर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। रोल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस मैंने बता दिया। न्यू एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। पर्पस क्या था कि भाई किलर की क्लास बनानी है, ऐसी क्लास तैयार करनी है जो इंडियन तो ब्लड में होगी और कलर में भी, बट इंग्लिश इन टेस्ट होगा, ये मैकॉले ने बोला था, ठीक है। तो इस तरह की कुछ एक क्लास इनको तैयार करनी थी, तो इसलिए बनाया गया, बट बाद में ये एजुकेटेड क्लास इनके लिए दिक्कत क्रिएट कर देगी। बट इंडियन, जो इंडियन साहब देखिए क्या दिक्कत हुई कि इंडियंस को चलो ठीक है तुम इसलिए पढ़ा रहे, लेकिन इंडियन को उस समय मॉडर्न यूरोपियन आइडिया ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी, नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी का पता चल गया। ये इंडियन समझ में आ गया ये यूरोपियन कितने दोगले हैं, खुद के यहाँ तो इक्वलिटी पे, लिबर्टी पे, नेशनलिज्म पे, वर्कर को 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, सैटरडे संडे उनकी छुट्टी है, उनको पूरी लाइफ एंजॉय करो। इंडिया के अंदर 18-18 घंटे काम करो, पूरे पूरे महीने महीने काम करा रहे हो आप। तो इनको समझ में आ गया ये सिर्फ अपने यहीं पर है, यहाँ हमारे पूरी कंप्लीटली चेंज है। तो ये जो आइडिया थे इक्वलिटी का, लिबर्टी का, नेशनलिज्म का, डेमोक्रेसी का, ये सीख के इन लोगों ने इंडिया में अप्लाई कर दिया। तो ये एक यूरोपियन की दिक्कत क्रिएट कर देंगे। प्लस ये जो इंडियंस थे ये एक्सपोज टू द वर्क ऑफ द वेस्टर्न लिबरल थिंकर, कौन कौन से? जॉन मिल्टन हो गया, बेंथम हो गया, जॉन स्टुअर्ट मिल्स हो गया, हर्बर्ट स्पेंसर हो गया, रोसे, ये सब नाम देख लीजिएगा, ये नाम भी आ सकते हैं, ये कौन थे। तो इन जो लिबरल वेस्टर्न थिंकर से लिबरल, तो इनकी थिंकिंग से लोग काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस, और वो थिंकिंग पे इन्होंने इंडिया में काम करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट, सो फर्स्ट हैंड ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल, वो मतलब इंग्लिश कंट्री के अंदर देख लिया उन्होंने कि लोग जो फ्री कंट्री में लोग कैसे रहते हैं और यहाँ हम लोग, हमारे लोग कैसे रह रहे हैं। तो फिर ये अगेंस्ट हो जाएंगे ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज के, और उनके खिलाफ बाद में धीरे धीरे ये सब लोग मिलके, जो इंटेलिजेंस क्लास थी, ये मिलके इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी करेंगे 1885 के अंदर। तो वो भी इन्हीं की वजह से बनेगा। So this educated middle class itself took on the leadership of the Indian national movement. मैंने बता दिया आपको। एडेड एडवांटेज क्या होगा कि कॉमन लैंग्वेज होगी इंग्लिश, इजी फॉर द नेशनलिस्ट टू ऑर्गेनाइज ए मूवमेंट ऑफ ऑल इंडियन कैरेक्टर। तो काफी आसान हो गया, पहले बड़ा मुश्किल था क्योंकि कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अब कम्युनिकेशन बड़ा आसान हो गया। ठीक है, लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बट बंगाल के लीडर के साथ तो कर सकते हो, महाराष्ट्र के लीडर के साथ तो कर सकते हो, कि महाराष्ट्र का लीडर मराठी के साथ साथ में क्या बोलेगा? इंग्लिश, क्योंकि वो एजुकेटेड है। सेम बंगाल का, सेम पंजाब का, सेम राजस्थान का, सेम नॉर्थ का। तो ये लोग आपस में बात कर सकते हैं, फिर ये अपने लोगों से अपनी लैंग्वेज बात कर लेंगे। तो इस तरह से एक नेशनल फीलिंग डेवलप होने स्टार्ट हो गया। ये जो रिवोल्ट है वो नेशनल कैरेक्टर का, मूवमेंट बोलूं नेशनल कैरेक्टर का बनना चालू हो जाएगा।
सर चार्ल्स ट्रेवलर ने क्या बोला, इसने बोला कि हमारा जो राज्य है इंडिया के अंदर वो दो तरीके से खत्म हो सकता है। एक तो ये कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो रिवोल्ट, जो इंडिजिनस पीपल है वो रिवोल्ट कर दे, और एक ये कि हमने जो क्लास तैयार करी है, जो हमने बनाई है, वो कर दे पॉलिटिकल चेंज के लिए। फिर इसने क्या बोला कि जो क्लास हम तैयार कर रहे हैं वो अगर करता है तो हमारा जो ब्रिटिश राज है वो काफी लंबे टाइम के बाद खत्म होगा, और खत्म होने के बाद में भी हमारा जो बॉन्ड है वो बना रहेगा इंडिया के साथ। ये लाइन पढ़ के सुना देता हूँ। Sir Charles Trelawney famously stated in 1835 that the British Raj in India could not be last forever, was bound to die one day, either at the hand of those who subscribe to the indigenous model of politics, मतलब वही जो पहले से चला आ रहा है, हमारा खुद का मॉडल, जो ब्रिटिश का मॉडल नहीं था, and at the hand of those who subscribe to the British model of political change, जो ब्रिटिश का मॉडल, if it was die at the hand of later का मतलब कौन से ब्रिटिशर मॉडल वाले, that is English educated, it would take a long time, and severance of the British connection with India would be neither violent nor harmful to the Britain, for culture and commercial bond would continue। वही बोला कि अगर जो हमने पैदा करें एजुकेटेड क्लास, अगर उनके हाथों ये राज खत्म होता है तो कोई हार्मफुल नहीं होगा, ना ही वायलेंट होगा, आसानी से खत्म हो जाएगा, और हमारा जो कल्चरल और कमर्शियल बॉन्ड है वो भी लंबे टाइम तक बना रहेगा। तो ये थोड़ा सा इस बंदे का नाम देख लीजिएगा, इस तरह के कोटेशन अगर आ जाए तो हमें पता होना चाहिए, और अगर मेंस में भी अगर कोटेशन हम कर दे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आज रिलेशन के बारे में कुछ आ जाए क्वेश्चन तो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पॉलिसी ऑफ द कंट्रीज एक्सपेंशन, ये मैं बता चुका कि जब जरूरत भी नहीं है उनको तुम जबरदस्ती अनेक्स कर रहे हो, तो ये भी एक चीज क्लियर करेगी। अनेक्सिंग इवन दोज स्टेट विच आर नॉट वॉर विद द ब्रिटिशर्स, तो इससे क्या होगा कि इंडियंस जो रूलर है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या हो जाएंगे, थोड़े से डर जाएंगे और उनके खिलाफ बाद में खड़ा होना स्टार्ट कर देंगे। सब्सिडी अलायंस सिस्टम भी इसके अंदर पार्ट है। 1857 के रिवॉर्ड के पीछे सब्सिडी अलायंस सिस्टम जो है, सब्सिडी अलायंस सिस्टम माफ कीजिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो डलहौजी ने लिखा था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में पता ही ना, कि कोई अगर अपने बेटा नहीं है, वारिस नहीं है, तो वो फिर किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकता। तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1857 के रिवॉल्ट के पीछे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो ये पॉलिटिकल जो कंट्रीज एनेक्सेशन का ही पार्ट है। सब्सिडी अलायंस सिस्टम मत बोलिएगा, वो तो खत्म हो जाएगा, उसका रोल नहीं होगा वेलेस्ली के बाद में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये ध्यान रखना, मैं गलती से सब्सिडी बोल देता मैंने, ये वाला। तो ये यहाँ पॉलिटिकल अनेक्सेशन के पीछे एक मेजर फैक्टर रहेगा। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, खुद को ऊंचा मानता है, सारे क्लब खुद के लिए रिजर्व है, ट्रेन की बात करो, ट्रेन में सारे अपार्टमेंट के लिए रिजर्व है, इंडियंस को नीचे बैठ के जाना पड़ रहा है। तो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उससे समझ में आ गया, उससे पूरे इंडिया को एक कर दिया इनके खिलाफ। इंडियन को समझ में आ गया कि ये लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और हमको बहुत नीचे समझते हैं। तो पूरा इंडिया, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, वो पूरा कंबाइंड होकर एक हो गया इनके खिलाफ। इट बिगेन टू सीन एज ए फॉर्म ऑफ नेशनल ह्यूमिलेशन एंड यूनाइट द इंडियन एज वन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है। फिर क्या फॉरेन कैरेक्टर, इससे पहले जितने भी इन्वेजन हुए, चाहे वो मुगल का था, किसी का था, वो लोग आए यहाँ पे आके बस गए, उनके बेटे बेटी भी सब यहीं रहते थे। वो यहाँ से लूट के अफगान पैसा लेके नहीं जाने लगे, यहीं बनाने लगे, यहीं महल बनाए, सब काम उनका यहीं पे था। तो फिर उनको इंडियंस ने फॉरेन की तरह नहीं देखा, वो यहीं रह गए 300 400 500 साल। लेकिन ब्रिटिशर्स यहाँ रहते नहीं थे, वो आते थे यहाँ से पैसा लूट के चले जाते थे, उनकी जगह फिर नया गवर्नर जनरल आता, वो लूटता फिर चले जाता। तो उनको समझ में आ गया ये फॉरनर है, ये हमारा पैसा लेके जा रहा है बाहर। तो उनका जो कैरेक्टर है वो पूरे इंडियन के सामने एज अ फॉरनर रूल्स का हो गया। इंडियंस में नहीं था कि ऐसा नहीं है कि ये लोग इंडिया में ही रह रहे हैं और इंडिया में ही पैसा लगा रहे हैं। तो ये भी काफी हद तक एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा इंडियंस को इनके खिलाफ यूनाइट करने के पीछे। सो यूनाइटेड द पॉपुलेशन अगेंस्ट देयर कॉमन ऑप्रेसर एंड अरोज पैट्रियोटिक फीलिंग। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आता है इनडायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट जो सीधे सीधे दिख रहे थे, अब कुछ इनडायरेक्ट भी थे। इनडायरेक्ट क्या है कि पॉलिटिकल यूनिटी होगी इंडिया की, नॉर्थ में हिमालय से लेके साउथ में कैप कोमरीन, ईस्ट में असम से लेके वेस्ट में खैबर पास, पूरा एक कर दिया उन्होंने। इससे पहले कोई भी नहीं कर पाया, ना मॉडर्न टाइम पे हुआ ऐसा कभी, ना मुगल में। मुगल मौर्यन दोनों बहुत बड़ा इंपायर था, बट फिर भी इतना बड़ा इलाका वो दोनों कैप्चर नहीं कर पाए जितना बड़ा इलाका ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर कर दिया। आपको पता होगा नेपाल भी एनेक्स कर लिया, वर्मा भी एनेक्स कर लिया। आज के टाइम में देखो नेपाल अलग कंट्री है, वर्मा अलग कंट्री है, म्यांमार जिसको हम बोलते हैं, सब अलग ही हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। ठीक है, इतना बड़ा पोर्शन इन्होंने अपने कब्जे में कर रखा था। दे क्रिएटेड ए पॉलिटिकल एंटाइटी लार्जर देन द अंडर द मॉडर्न एंड द ग्रेट मुगल। दूसरा फायदा क्या, कॉमन लॉ हो गया, कॉमन इंस्टीट्यूशन हो गई जहां लोग एक साथ मिलकर पढ़ रहे हैं। बिगेन टू शेप इंडिया एज ए कॉमन मोल्ड। तो इंडिया एक तरह से पूरा कॉमन बनने लगा, ऐसा नहीं लगा कि अलग अलग राज्य है, सब मिलकर एक इंडिया वाली, मतलब बेसिकली इंडिया बनना स्टार्ट हो गया इन सब होने की वजह से। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी ऑफ इंडिया। वही सब चीज बता देगी, अब सारा सिस्टम सेम हो गया, सारी पॉलिसी सेम है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सेम है पूरे इंडिया के लिए, तो उन्होंने एक कर दिया। फिर साइकोलॉजिकल यूनिटी होगी इंडिया की, कि feeling of solidarity among the oppressed people brought them together in the anti-imperialistic struggle and which gradually grew into the full। अब वो ये कि कुछ भी करते हैं, कहीं पे कुछ भी चीजें कर रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा, तो वो पूरा इंडिया के अंदर फीलिंग डेवलप हो रही है कि भाई इन्होंने अवध में ऐसा कर दिया, इन्होंने महाराष्ट्र में ऐसा कर दिया, इन्होंने यहाँ बंगाल में ऐसा कर दिया। तो वो जहां भी होता था वो न्यूज़पेपर के थ्रू हर जगह पहुंच जाता था, और वो पूरे इंडिया में एक इंडियंस वाली फीलिंग हो गया, इनके खिलाफ जो फीलिंग है वो पैदा करना स्टार्ट कर दिया। तो ये साइकोलॉजिकल यूनिटी भी इंडिया की डेवलप होगी इसी ड्यूरेशन में। फिर
स्टेबलिशमेंट ऑफ द पीस एंड ऑर्डरली गवर्नमेंट, ये भी काफी जरूरी पॉइंट है, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं था, रिवोल्ट होते रहते थे, रिवोल्ट में लुटेरे वगैरह भी बहुत सारे लोग थे, तो कई तरह की चीजें थी, बट इनके आने के बाद इन्होंने एक बहुत ही इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप करा, पुलिस बनाई, जिनका काम यही था इस तरह की चीजों को दूर करना। लोगों के साथ कुछ भी होता है तो अब पहले वो सरपंच वर्पंच के पास जाना पड़ता था, गांव के अंदर कुछ भी कर, अब उनके पास पुलिस का ऑप्शन भी आ गया, तो एक पीसफुल गवर्नमेंट की स्टेबलाइजमेंट कर दिया। यही पीसफुल गवर्नमेंट एक प्लस पॉइंट रहा हमारे लिए, इंडियंस के लिए। इससे ये क्या होगा कि अब लोग जो है इन चीजों से दिमाग हटा के, अब देख होता क्या है कि जब मैं अंचल में कहीं रह रहा हूँ और मेरे आसपास 36 प्रॉब्लम और है, तो मैं मेजर प्रॉब्लम की तरफ फोकस नहीं करूंगा, छोटी मोटी प्रॉब्लम लगा रहूंगा। मतलब जब मेरे आसपास की छोटी मोटी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो मैं अपनी मेजर प्रॉब्लम को फोकस कर पाऊंगा। तो वही इस समय होगा कि छोटी मोटी प्रॉब्लम एंड हो जाएगी, मेजर प्रॉब्लम जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, लोग उस पर फोकस करना स्टार्ट कर देंगे। राइज ऑफ द मिडिल इंटेलिजेंस, ये मैं बता दिया कि इंग्लिश एजुकेटेड क्लास। एक सेकेंड, तो राइज ऑफ मिडिल इंटेलिजेंस क्लास, ये तो बता दिया, इसके बारे में बात कर चुका मैं पहले। फिर इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग अमंग इंडियन, अब यही होगा कि इन द बैकड्रॉप ऑफ न्यू एजुकेशन सिस्टम जब डेवलप हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, इमर्ज एज अ लीडिंग इंटेलेक्चुअल ऑफ द 19th सेंचुरी। आगे कौन आ गया, राजा राममोहन रॉय आ गए, केसी सेन आ गया, ईसी विद्यासागर आ गया, ईश्वरचंद विद्यासागर है, एमजी रनड़े हो गया, सर सैयद अहमद खान। तो इन्होंने क्या करा, दे थ्रू लाइट ऑन द अचीवमेंट ऑफ द इंडियन इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, फिलोसफी, साइंस एक्सेट्रा, कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्साइंस। इन्होंने बताया कि तुम अपने आप को छोटा क्यों समझते हो भाई, हम कम थोड़ी हैं। ये इन्होंने अपनी अचीवमेंट गिनाना स्टार्ट कर दिया इंडियंस के, और फिर इंडियंस को समझ में आ गया कि यूरोपियन को बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम भी कम नहीं। तो ये लोग जब जब तक इंडियन अपने आप को छोटा समझ रहे थे, तब तक ये इनके खिलाफ ढंग से कुछ एक्शन ले नहीं पा रहे। जब इनको समझ में आ गया कि हम इक्वल है, बराबर है, तो जब चीज इक्वलिटी का जाएगी तो फिर इसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत हो पाएगी। तो ये एक बैकड्रॉप में एक काफी अच्छा रीजन रहा कि एक इंटेलेक्चुअल जो फीलिंग है वो इंडियंस के अंदर डेवलप हो गई। और वो क्यों हुई, क्योंकि न्यू एजुकेशन सिस्टम से कुछ इंटेलिजेंस क्लास डेवलप हुई, उन्होंने बताया कि आप अपने आप को छोटा मत समझिए, हमारे भी इस। और दूसरी बात क्या है, इस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन पर काम करना स्टार्ट कर दिया यूरोपियंस नहीं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर पता चला कि इंडियंस कितने ज्यादा पावरफुल और रिच थे पुराने टाइम में। और एक जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी डेवलप होगी, तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी से पता चल गया कि एक चीज ये भी था कि इंडियन और ये जो यूरोपियन है ये सेम ही जीन से बिलोंग करते हैं, मतलब इनकी जो वंशज है वो सेम थे। तो ये बताते कि दोनों भाई भाई हैं। तो उसमें जो था ना, इंडियंस अपने आप को छोटा समझ रहे थे, वो फीलिंग भी चलेगी, उनको लगता है यार तो हमारे भाई हैं, तो मतलब अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब हम इनके बराबर है। तो सेम फीलिंग आना, डेवलप होने से बहुत फायदा हुआ, नेशनल मूवमेंट को एक बहुत बड़ा पुश मिला। नेक्स्ट 15, प्रोग्रेसिव कैरेक्टर ऑफ द सोशल कल्चर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट। अब इसमें वही है कि एजुकेटेड मिडिल क्लास आएगी, सोशल रिलीजियस मूवमेंट लाएगी, सती प्रथा को बंद करेंगे, विडो रीमैरिज करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इंस्पायर्ड न्यूमेरियस पीपल विद स्पिरिट ऑफ द नेशनलिज्म। तो ये भी काफी हद तक नेशनलिज्म के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा इस समय के हिसाब से बात करें तो। इंपैक्ट ऑफ द रीडिस्ट्रीब्यूशन इंडियन पास, मैंने बता दिया आपको अभी कि मैक्स मुलर है, इसने रिच इंडियस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर काम करा, बताया कि इंडियन का जो पास था बहुत रिच था, और बताया रिच हमारे जो कल्चर हेरिटेज के बारे में बात करी। ऑल्सो द थ्योरी ऑफ आर्यन ओरिजिन ऑफ इंडियन एज वेल एज यूरोपियन, बता दिया मैंने, दोनों भाई भाई हैं, तो इसने भी काफी हद तक हमारा मोरल बूस्ट करा। तो दीज फैक्टर टुगेदर ऑल्सो इंस्पायर्ड द इंडियन विद ए सेंस ऑफ नेशनल प्राइड एंड पेट्रोटिज्म। उनको समझ में आ गया कि भाई साहब हम छोटे नहीं हैं इनसे किसी भी एंगल में, ठीक है। तो ये तो रहा मेन रीजन, 16 रीजन मैंने आपको बताया किस चीज के बारे में, इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस और इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस। अब प्लीज ये 16 में से जितने आपको याद हो, क्योंकि ये बाद में आपके लिए बहुत बड़ा मेन क्वेश्चन आता है, किस तरह क्वेश्चन आता है, आप आराम से फिल कर सकते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे सर इन 16 में प्रीलिम्स के हिसाब से कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं इन 16 में प्रीलिम्स के हिसाब से हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर प्रीलिम्स के पर्पज से बात करूं। कोई सा भी नहीं, ठीक है, एक भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं प्रीलिम्स के हिसाब से, आप सारे पॉइंट को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स के हिसाब से एक भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, इंपैक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी यूरोपियन मूवमेंट। तो कंटेम्प्रेरी यूरोपियन मूवमेंट कहाँ का, कंट्री का नाम याद कर लेना बस, आयरलैंड, इटली एंड ग्रीस, बस यहाँ मूवमेंट हुई, इसने इंस्पायर करा हमारे नेशनल लीडर्स को, और हमारे जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी उसको भी स्ट्रॉन्ग करा। देख लिया कि वहां लोग लिबरेशन जो मूवमेंट चली वो सक्सेसफुल मूवमेंट रही, तो यहाँ क्यों नहीं किया जा सकता। तो बस यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए इतना सा इंपॉर्टेंट है कंट्री के नाम, आयरलैंड, इटली और ग्रीस। आइए, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपके लिए स्टार बनाता हूँ, तो सो दैट आपको पता रहेगा कि ये पॉइंट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, और एक ये इल्बर्ट बिट कंट्रोवर्सी जो है ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, ठीक है। तो ये दोनों प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इल्बर्ट बिट कंट्रोवर्सी और लेटन की जो रिएक्शनरी पॉलिसी किया। तो इसने क्या करा, लॉर्ड लेटन ने, इस भाई साहब ने जो इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम के लिए जो एज होती थी
21 साल, उसको घटा के कर दिया 19 साल। अपर लिमिट है, मैक्सिमम आप मतलब अभी अगर बात करो कितनी, 32 साल। आप सोचो 19 साल का बच्चा, आपको लगता है कि वो इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर कर पाएगा? नहीं। इसका मतलब 21 साल भी कमी थी, इसने और भी कम कर दिया 2 साल। इसका मतलब टोटली इसने मान के चलो इंडियंस को अवॉइड कर देगा। अब इंडियंस को किसी भी कीमत पे इंडियंस ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो ये गलत चीज हुई। दूसरा, इसने ग्रांड दिल्ली दरबार 1877 के अंदर एक लगाया, जिस समय इंडिया के अंदर बहुत ही सीवियर फेमिन चल रहा था। फेमिन मैंने पढ़ा दिया मैंने आपको। तो फेमिन इंडिया के अंदर कंटिन्यू है, उस समय दिल्ली दरबार लग रहा है, पैसा लुटाया जा रहा है, खाना पीना हो रखा है, बहुत पैसे की बर्बादी करी। तो उसने भी बताया लोगों को कि यार हम तो यहाँ भूखे मर रहे हैं, ये यहाँ पे मजे उड़ा रहे हैं। प्लस तीसरा, दो बहुत ही ज्यादा हाईली अनपॉपुलर लॉज ये लेके आया। एक था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एक इंडियन आर्म्स एक्ट। इन दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे बाद में। अभी इतना समझ लो, वर्नाकुलर का मतलब होता है नॉर्मल, जो खुद की लोकल लैंग्वेज होती हो। तो इसने लोकल लैंग्वेज में अगर आपको अखबार छापना था, वो इतना आसान नहीं है, उसके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिए। इंडियन आर्म्स एक्ट में अंदर इसने हथियार रखने जो इंडियन रखोगे उसके ऊपर भी रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दी। तो अब आसानी से आप अपने पास हथियार नहीं रख सकते। तो उस समय तो हथियार रखना तो नॉर्मली था लोगों के पास, ठीक है। तो ये दो चीज भी काफी ज्यादा अनपॉपुलर रहा, और इन सब ने मिलकर भी एक बेस तैयार किया नेशनल फीलिंग डेवलप करने का। फिर आता है इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी, इसके बारे में आपको बताई दी, 1883 में आया। तो उस समय कौन थे हमारे जो वॉइस रॉय, लॉर्ड रिपन थे। तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे एक बंदा जिनका नाम है सर इल्बर्ट, इनको ये उस समय लॉ मेंबर थे। इनको बोला गया कि आप एक बिल तैयार करो। ये बिल लेके आए, उनका नाम रखा इल्बर्ट बिल। क्या दिया इस बिल के अंदर? गेव इंडियन मेंबर्स ऑफ द आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, वही इस पहले जुडिशियल सिस्टम संभालते थे, डीएम वगैरह। तो इंडियन सिविल सर्विसेज द सेम जुडिशियल पावर एज देयर यूरोपियन कलीग। सेम जुडिशियल पावर का मतलब क्या है कि इंडियन जज कैन ट्राई यूरोपियन एक्यूज्ड। कोई भी यूरोपियन बंदा अगर किसी भी क्रिमिनल केस में आया तो इंडियन जज उसको सुन सकता है। अब इससे क्या हुआ, यूरोपियन यूनाइट टू अपोज द बिल, जिसको व्हाइट म्यूटनी बोलते हैं। सारे अंग्रेज इकट्ठा हो गए और इसके खिलाफ विरोध करना स्टार्ट कर दिया। व्हाइट म्यूटनी क्योंकि अंग्रेजों का, इसलिए। स्पेशली ब्रिटिश टी एंड इंडिगो प्लांटेशन ओनर बंगाल, मतलब मेजर तो फैक्टर इन्हीं का था। इंग्लिश की जो औरतें हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करी। तो इसके इस फोर्स में आके, इस व्हाइट म्यूटनी से डर के, जो रिपन था उसने इस बिल को मॉडिफाई करा और बोला कि 50% जूरी होनी चाहिए यूरोपियन की, अगर कोई इंडियन जज किसी यूरोपियन बंदे को चार्ज कर रहा है तो। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, समझा चुका। तो इससे क्या होगा, दिस कंट्रोवर्सी प्रूव बी एन आई ओपनर टू द इंडियन इंटेलिजेंस। जो अपने आप को पढ़ लेके ज्यादा समझ रहे थे कि ये तो इंग्लिश सच है, उनको समझ में आ गया कि भाई ऐसा नहीं है। जस्टिस एंड इक्वलिटी कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड वेयर द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन कम्युनिटी वर इन्वॉल्व। इनको ये बात समझ में आ गई। तो यहां से ये जो इंटेलिजेंस क्लास थी, जो अभी तक इनके सपोर्ट में खड़ी हो रही थी, अब वो इनसे अलग होना स्टार्ट हो जाएगी। इट ऑल्सो डिमोन्स्ट्रेट टू देम द वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट। ये मैं आपको पहले बात कर चुका हूं, फिर भी कि किस तरह से ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो भी इनको समझ में आ गया। दिस कंट्रोवर्सी इमर्ज एज ए प्रिल्यूड टू द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के लिए जो मेन फैक्टर था वो यही कंट्रोवर्सी थी। इसी कंट्रोवर्सी से ये जो इंटेलिजेंस लोग इकट्ठा होंगे खुद की एक फॉर्म तैयार करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आज के टाइम पे ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई, समझ लो। 1885 में बना था, ये ध्यान रखना। क्योंकि ठीक है, तो यहां तक हमने 3 पॉइंट पढ़ ली। स्टार्टिंग के 3 पॉइंट, मैंने 4 पॉइंट बताए थे। पहला ये वाला पढ़ लिया, कंटेम्प्रेरी यूरोपियन मूवमेंट भी हमने पढ़ लिया, लॉर्ड लिटन की रिएक्शन, ये चारों ही हो गए ना, चारों खत्म हो गए, बस खत्म हो गए। यही था कि किस तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई। ये हो गया, एल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी हो गया। अब आते हैं इंडियन रिस्पॉन्स एंड राइज ऑफ द नेशनल मूवमेंट। अब देखते हैं कि इस सब के पीछे इंडियंस का क्या रिस्पॉन्स रहा इन सब के लिए, देखते हैं करके। द इंडियन रिस्पॉन्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 फॉर्म। 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है पीजेंट मूवमेंट, जो हम अलग से इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पीजेंट एंड ट्राइबल्स मूवमेंट पूरा एक चैप्टर ही अलग, इसके जस्ट बाद वाला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर ही हुई है। एंड मिडिल क्लास, नेक्स्ट मिडिल क्लास कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो 2 चीज है यहाँ पे। अब ये तो हम चलो अलग से पढ़ने वाले हैं। अब मिडिल क्लास में देख लेते हैं, कुछ चीज हम बाद में पढ़ेंगे, कुछ चीज हम यहाँ भी देख लेते हैं। इंडियन एजुकेटेड, स्पेशली कौन, लॉयर, टीचर, जर्नलिस्ट, डॉक्टर एक्सेट्रा, begin to critically examine the Indian society and start making effort to in the direction of social culture reforms। जैसे क्या क्या रिफॉर्म्स आए, बहुत सारे रिफॉर्म्स है। सोशल कल्चर रिफॉर्म्स अलग से एक चैप्टर में पढ़ेंगे, और इसके 2 या 3 चैप्टर के बाद। जैसे पहले इसके बाद तो अगला चैप्टर जो है वो है अपराइजिंग बिफोर 1857 रिवोल्ट, फिर उसके बाद आएगा 1857 का रिवोल्ट, फिर आएगा अपराइजिंग आफ्टर 1857 रिवोल्ट, और देयर आफ्टर सोशल इकोनॉमिक चेंजेस हम पढ़ेंगे। सोशल चेंजेस, जो सोशल एंड कल्चर चेंजेस होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर चेंजेस। फिर भी देखो कुछ लिटरली अचीवमेंट है। अब ये मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ क्योंकि ये प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो गया है। ये पॉइंट जो है, ये ध्यान दिएगा, ये प्रीलिम्स के हिसाब, जो भी प्रीलिम्स के स्टार लगा दो। क्या चीज है यहाँ पे कि एक तो संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी बंगाली में आता था 1825 में, राजा राममोहन राय ने स्टार्ट किया था, ठीक है, सोशल कल्चर चेंजेस करने के लिए।
नील दर्पण 1859 के अंदर स्टार्ट हुआ, दीन बंधु मित्रा, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, लिटरेरी अचीवमेंट है इस ड्यूरेशन की। साथ में कुछ एसोसिएशन भी फॉर्म हुई, जैसे लैंड रोड सोसाइटी 1838 के अंदर, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 के अंदर, इंडियन एसोसिएशन 1875 में महाराष्ट्र में होता, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस नहीं है कॉन्फ्रेंस, 1883 के अंदर बंगाल के अंदर, और आईएनसी का बना इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में। तो ये भी आपको प्रीलिम्स के हिसाब से याद रखना, ये भी सोसाइटी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी डेट वाइज भी, ठीक है। तो ये इस समय यही हमारा जो रिस्पॉन्स था इनकी पॉलिसीज के खिलाफ, इनकी जो ब्रिटिश के रूल के खिलाफ, वो इस तरह से निकल रहा है, बाहर आ रहा है। तो देयर एजेंडा, क्या एजेंडा था इन चीज का? देयर एजेंडा इंक्लूड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज थ्रू रेजोल्यूशन पिटिशंस गार्निंग देयर सपोर्ट फॉर देयर कॉज थ्रू पब्लिक। मतलब वही था कि लोगों को बुला रहे हैं, मतलब सिंपल सा गांधीवादी सिस्टम है पूरा, ठीक है, कोई फालतू में हथियार नहीं उठा रहे, गांधीवादी तरीके से लोग अपना काम कर रहे हैं। देयर ऑर्गेनाइज प्रिपेयर्ड, जो भी इन्होंने करा, इसी यही एक बेस तैयार किया इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ये सब कुछ, ये जो बना ना, ये सारी सोसाइटी, ये सोसाइटी मिल के फाइनली बेस बनेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने का 1885 के। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्सेंस। तो ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्सेंसस इन दी सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। सेकंड हाफ का मतलब क्या है? 1857 के रिवोल्ट के बाद। इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म 1885, आपने देख लिया। The British Raj itself, along with its direct and indirect consequence, provide the material, moral, and intellectual ground for the development of the anti-imperialistic movement in India, which subsequently grew into a full-fledged national movement. वो ये कि इस जो 1857 के रिवॉल्ट के बाद जो भी चीज हो रही है उसके लिए बेस कौन सा? तो बेस तो वही है, ये जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी वही बेस रहेगा यहाँ पे भी। कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं फाइनली, एंड कैसे कर सकते हैं? देयर वाज नंबर ऑफ फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी। बहुत सारे फैक्टर थे, एक फैक्टर नहीं है। जैसे वर्ल्ड वाइड अपसर्ज ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म आइडिया, जो आइडिया था आयरलैंड के अंदर, इटली के अंदर, ग्रीस में देखा आपने। सेल्फ डिटर्मिनेशन इनहेरिटेड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका उसी टाइम में, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे आप। रिजल्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन इनहेरिटेड बाय द ब्रिटिश रूल, वही एजुकेटेड मिडिल क्लास। रिजल्ट ऑफ पॉपुलर अपराइजिंग इन इंडियन रिनेसांस 1857 के रिवॉल्ट से पहले, उसमें जिस तरह का ब्रिटिशर्स का रोल था वो उस इंडियन को समझ में आ गया कि कितनी ब्रूटली इन्होंने जो अपराइजिंग को क्रश करा, कैसे लोगों को मार दिया। रिएक्शन टू द ब्रिटिश राज, ये चारों जो पॉलिसीज थी हमने जो स्टार्टिंग बात करी वो सब। अच्छा, ब्रिटिशर्स का रिस्पॉन्स क्या? द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट नेशनलिज्म इन लेटर ऑफ 1819th सेंचुरी वाज सर्टेनली नॉट लाइक बाय द ब्रिटिशर्स। तो इन्होंने क्या करा? बहुत सारी चीजें करी, ये इसमें दे रखी है, बट इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ खास है नहीं, फिल्म के हिसाब से भी आप देख सकते हो लिखा हुआ इसमें। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, बट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ मौका दूंगा थोड़ी देर के लिए। मैं ये पीडीएफ आपको शेयर करता हूँ, ग्रुप पे भेजा हूँ पीडीएफ को पढ़ो, 30 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का टाइम लो, ग्रुप पे मुझे मैसेज कर देना सर हम रेडी हैं प्रीलिम्स। अच्छा वैसे इसमें तो मेरे हिसाब से मेरे कुछ है ही नहीं, इसमें तो क्यों टाइम देना भाई, इसमें तो प्रीलिम्स के लिए मुश्किल से 3 से 4 पॉइंट है, तो इसमें तो टाइम नहीं, अगले चैप्टर में देते हैं। चलिए इसके क्वेश्चन हम डायरेक्टली कर सकते हैं, आप बताइएगा मुझे ना। दिस फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फैक्टर इन द राइज ऑफ द नेशनल कॉन्शियसनेस? बताइए 1 2 3, फर्स्ट का आंसर बताओ क्या है? फर्स्ट का आंसर आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है? एक का आंसर आया बस अभी तक, बाकी लोग कहाँ हैं भाई? देखो भैया, निकिता ने ये बोला है, राजेंद्र सिंह बोला है, बाकी लोगों ने डी बोला है। तो ऐसा देखो दोस्तों, नेशनल इंडियन रेलवे 100% फैक्टर था, एजुकेटेड इंडियन इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम ये भी फैक्टर था, स्टेबलाइजमेंट ऑफ द पीस एंड ऑर्डरली गवर्नमेंट ये भी था, तीनों तो थे, ये तो तीनों तो थे फैक्टर भाई। यही तो मैंने बताया कि नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे तीनों फैक्टर मौजूद थे मेरे। तो आंसर का जो नन, ये तो पढ़ चुके हैं, पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं इनके बारे में, 16 पॉइंटों में से सारे तीनों पॉइंट भी थे। चलो आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं सेट कर देता हूँ, नीचे आ गए। चलो अगला सेकंड क्वेश्चन देखो कहाँ गया। ये तो बात कर लिया मैंने पहले, ये वाला गलत है, ये वाला सही है, इसके बारे में बात होगी, ये वाला गलत है, ये वाला बताओ सही है कि नहीं, ये ऊपर वाला तो गलत है मैंने बता दिया आपको, ये वाला बताओ सेकंड वाला सही है कि नहीं। मिडिल क्लास consciousness played the most significant role in the growth of the national consciousness in the later half of the 19th century। बताइए सही है कि नहीं? जल्दी बताओ कमेंट करके, यस और नो। यस बिल्कुल, ये भी है, ये रीजन था, बिल्कुल सही है, ये सही है, ये गलत है, इसका मतलब जगह इसका आंसर 2 ओनली, बी, थर्ड का बी। फोर्थ क्वेश्चन का जवाब दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन का जवाब बताइए।
देयर वाज नो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन द जुडिशियल मैटर इन द 19th सेंचुरी। भाई इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कितना अच्छा एग्जांपल है इसके लिए कि जुडिशियल डिस्क्रिमिनेशन था या नहीं था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इंडियंस और यूरोपियन के बीच में, कितना अच्छा एग्जांपल है। इसका मतलब ये तो पूरी तरह से गलत है। तो वन गलत होते ये भी गया ये भी गया, अब दो आगे। तो थ्री तो दोनों के अंदर, मतलब थ्री तो बाई डिफॉल्ट ठीक हो गया, ठीक है, थ्री तो बाई डिफॉल्ट ठीक हो गया। अब बचता गया टू। सेकंड पे बात करते हैं कि सेकंड सही है कि नहीं, ठीक है। अब सेकंड पे बात करते हैं, सेकंड क्या है? द ब्रिटिश गेव इंपॉर्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर सब्जेक्ट। कि ब्रिटिशर ने रेलवे बनाया हमारे लिए, हमारे इंडियंस के लिए। भाई साहब इंडियंस के लिए नहीं बनाया था इन्होंने, रेलवे किसके लिए बनाया था? इन भाई साहब ने रेलवे बनाया सिर्फ इसलिए ताकि और ज्यादा एक्सप्लोटेशन हो पाए हमारे रिसोर्सेज का। तो ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। तीसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक ठीक हो गया। तो ये पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टू प्रोलॉन्ग ब्रिटिश रूल। बिल्कुल सही बात है, मैंने बताया था, वो याद करो। स्टेटमेंट किसका स्टेटमेंट था? वो नाम मैं ध्यान रखो, नाम मेरे दिमाग में। सर्फ चार्ल ट्रेवल ली, 1835 में बोल दिया इसने, ट्रेवल लेन, ठीक है। ये नाम याद रखना, इनका ये स्टेटमेंट काम आ सकता है, क्योंकि अगर ऐसा आ जाए कभी, जैसे अभी स्टेटमेंट है मेरा ये वाला, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इस तरह लिखा जाए, द ब्रिटिश एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इंडिया टू प्रोलॉन्ग ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक्सप्लेन। ये आ गया। तो इस एक्सप्लेन की जब अगर चलो मैं बनाई दिया, मेंस का क्वेश्चन बन गया, ये बन सकता, क्यों नहीं बन सकता? तो इस क्वेश्चन का जवाब फिर कैसे दोगे? स्टार्टिंग करोगे वही कोटेशन से, चार्ल्स डेवली के कोटेशन से पूरा बताओगे, फिर उसके अंदर लिखोगे किस तरह से एजुकेशन सिस्टम से फायदा हुआ, किस तरह से इनके अंदर इनके जो ट्रेड में बेनिफिट हुआ, किस तरह से एजुकेशन सिस्टम ने लोगों के अंदर जो रिवोल्ट था उसको सप्रेस करने का काम करा, किस तरह एजुकेशन सिस्टम ने जो सोशल कल्चर चेंजेस इंडिया के अंदर रिफॉर्म करा, वो सोशल कल्चर चेंजेस बाद में इनके लिए बेनिफिशियल हुए। जैसे कि मान चलिए जो दलित कम्युनिटी है, जो एससी कम्युनिटी थी, उनके लोगों को इन्होंने आर्मी में भर्ती करना स्टार्ट करा, तो वो इनके ज्यादा लॉयल हो गए। ठीक है, इस तरह की जो चीजें है ना, ये कहीं ना कहीं आप इसके अंदर कोड करोगे तो ये अच्छा खासा आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग कहां से करोगे? वही एक स्टेटमेंट से, इसीलिए वो मैंने लिखा है यहाँ पे। उसके बाद मेंस के क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन आप आराम से कर ही सकते हैं, रीडर्स के इंडियन बात आप देख लीजिए, आराम से हो जाएगा। तो ये चैप्टर तो होता है खत्म। अब अगले चैप्टर पे बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में अभी स्टार्ट करो हाथों हाथ, वो है हमारा पॉपुलर अपराइजिंग बिफोर 1857 रिवोल्ट। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।